कभी भी रात रात भर जागते मत रहना, वरना मेरे जैसा हाल हो सकता है और तुम किसी 18+ गेम की दुनिया में पहुंच सकते हो। पति, अब तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई भावना नहीं बची है, तो चलो तलाक ले लेते हैं। वेरा बड़ी हो चुकी है, इसलिए तुम्हें मुझे और सहने की जरूरत नहीं है। ये औरत मेरे लिए बिल्कुल अजनबी है। मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई थी, फिर मैं अचानक एक बच्ची का पिता कैसे बन गया? वेरा, ये नाम मुझे कुछ जाना पहचाना सा क्यों लग रहा है? जब मैं अपनी याददाश्त में चीजें ढूंढने की कोशिश कर रहा था, मेरी पत्नी मेरी चुप्पी देखकर बोली, तुम मुझे जवाब देने के बजाय सोने का नाटक करना पसंद करोगे? क्या तुम मुझसे इतनी नफरत करते हो? तभी मैंने उसका चेहरा और चेहरे पर मौजूद वो तिल देखा। हे भगवान, ये सिर्फ इत्तेफाक नहीं हो सकता। क्या मैं सच में किसी दूसरी दुनिया में आ गया हूं? तभी अचानक मुझे उस सवाल का असंभव जवाब समझ आ गया। वो मॉली है, अर्बन गार्डियन सिम्युलेटर की मुख्य हीरोइन, और मैं डेमियन के शरीर में आ चुका हूं, जो इस गेम की दुनिया का बेहद बेकार और निकम्मा मेल लीड है। ये सच था। जिस गेम ने मेरी अनगिनत अकेली रातों और दिनों में मेरा साथ दिया था, उसी गेम ने मुझे पूरी तरह अपने अंदर निगल लिया था। लेकिन असली परेशानी अब शुरू हुई थी। मैं इस गेम का प्रोटैगनिस्ट था, प्लेयर नहीं। और इस गेम का सबसे खतरनाक नियम हर फैसले को जानलेवा बना देता था। प्लेयर चाहे कोई भी फैसला करे, मॉली को अपने बॉसेस के हाथों गलत हरकतों का सामना करना पड़ता था। गुंडे वेरा की जिंदगी बर्बाद कर देते थे और मेरी एक छोटी सी गलती पूरे परिवार को तबाह कर देती थी। सबसे बुरी बात यह थी कि इस शरीर का पुराना मालिक इतना बेकार था कि वो अपनी पत्नी को खुश तक नहीं रख पाता था। अब मुझे पूरी सच्चाई समझ आ चुकी थी। इस दुनिया में अब मेरी भूमिका क्या होने वाली है, ये भी साफ था। मैंने धीमी आवाज में कहा, जब तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो तो अब मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। वो रसोई की तरफ चली गई। वेरा को स्कूल जाना था और मैं खाना बना रहा था। मेरी पिछली दुनिया में वही मेरी जिंदगी की इकलौती गर्माहट थी। मैं अपनी आंखों के सामने कैसे देख सकता था कि कुछ दरिंदे उसके साथ गलत करें? नाक से आवाज। तभी अचानक एक सिस्टम नोटिस सामने आया। होस्ट की मजबूत प्रोटेक्टिव विल का पता चला है। प्योर लव वॉर गॉड सिस्टम एक्टिवेट हो चुका है। मेन क्वेस्ट, अपने परिवार की रक्षा करो और हर बुरे हमले को खत्म करो। इसके तुरंत बाद एक और सिस्टम नोटिस आया और उसके रिवॉर्ड्स मेरे शरीर में उतरने लगे। न्यूबी गिफ्ट पैक प्राप्त हुआ। शरीर की अंदरूनी गंदगी साफ की गई, हड्डियां मजबूत हो गई, मेरे शरीर की हर ताकत बढ़ा दी गई और मेरी सभी स्किल्स को अपग्रेड कर दिया गया। मेरे शरीर के हर हिस्से में ताकत भरने लगी। हे भगवान, ये कैसा एहसास है? इस शरीर को कमजोर बनाने वाली बीमारी धीरे धीरे गायब हो रही थी और इसकी ताकत पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ रही थी। बहुत बढ़िया। अब पहला कदम बिल्कुल साफ था। अपनी पत्नी को खुश करना, तलाक को रोकना और अपनी शादी को बचाना। अब आखिरकार मेरे पास अपना अंजाम बदलने की ताकत थी। पति, तुम क्या कर रहे हो? सिस्टम ने गलती से मुझे प्योर लव वॉर गॉड बना दिया था, इसलिए अब मैं अपनी ताकत के दम पर अपनी पत्नी का दिल जीतने वाला था। उसकी आवाज सुनकर मेरी पूरी नींद खुल गई। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। पत्नी, मुझे माफ कर दो, मैं आधी नींद में था। मैं तुमसे तलाक नहीं लूंगा। इस जिंदगी में मैं तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा। मेरी पत्नी वहीं जम गई। हमारी शादी के इतने सालों में उसने इस आदमी से कभी ऐसा वादा नहीं सुना था। वो मुझे ऐसे देखने लगी जैसे मुझ में अचानक कुछ बदल गया हो। तुम्हें हुआ क्या है? मेरा जवाब बिल्कुल सीधा था। मैं पागल नहीं हुआ हूं, बस थोड़ी भूख लगी है। मम्मी पापा इतनी सुबह सुबह प्यार कर रहे हैं? नाश्ते के समय वेरा ने हमें साथ देख लिया और हम दोनों सफाई देने लगे कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। जल्दी खाना खाओ वरना देर हो जाएगी। जब वेरा स्कूल जाने के लिए तैयार हो रही थी, मुझे याद आया कि गेम का हर विलेन उसे अपना सबसे बड़ा निशाना मानता था। और इस गेम में एक अजीब तरह की सिलसिला थी जिसमें वेरा की किस्मत हमारी किस्मत से जुड़ी हुई थी। अगर मेरी बेटी उनमें से किसी एक के जाल में फंस गई तो मॉली का दिल टूट जाएगा और उसके साथ पूरा परिवार बर्बादी में चला जाएगा। इससे भी बुरी बात यह थी कि मुझे आज होने वाला हमला पहले से याद था। स्कूल की छुट्टी के बाद एक ब्लॉन्ड गुंडा वेरा को घर जाते समय अपना निशाना बनाने वाला था और उसके साथ गलत करने की कोशिश करने वाला था। यही एक घटना आगे चलकर उन सभी घटनाओं की शुरुआत करती थी जो हमारे पूरे परिवार को बर्बाद कर देती। और वो बुरा सपना आज से ही शुरू होने वाला था, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। वेरा ने मेरे चेहरे की तरफ देखा। पापा, नाक से आवाज। क्या हुआ? आप इतने डरावने क्यों लग रहे हो? कुछ नहीं हुआ वेरा, आज पापा खुद तुम्हें स्कूल छोड़ने जाएंगे। सच? बहुत अच्छा। उसके जवाब ने मेरा फैसला और पक्का कर दिया। जो भी मेरे परिवार को छूने की कोशिश करेगा उसे अपने किए पर पछताना पड़ेगा। इस प्यार भरी दुनिया में भी कुछ गंदे लोग मेरी बेटी पर अपनी गंदी नजर डाल रहे थे। ब्लॉन्ड गुंडे, जिस पल तुमने मेरी बेटी को निशाना बनाया उसी पल तुम्हारी बर्बादी तय हो गई। पास ही वो ब्लॉन्ड गुंडा वेरा को घूर रहा था। वाह, उसके पैर और कमर तो कमाल के हैं। पहले लड़कियों को गली में ले चलते हैं और उनकी तस्वीरें खींचते हैं। उस जैसी खूबसूरत लड़की के साथ मजे करने का एक मौका मिल जाए तो अपनी जिंदगी के 10 साल भी कुर्बान करने पड़े फिर भी सौदा बुरा नहीं है।
उनकी बातों से उनका पूरा प्लान मेरे सामने साफ हो गया। मुझे ओरिजिनल स्टोरी का पूरा सीन याद आ गया। आज स्कूल की छुट्टी के बाद यही दरिंदा वेरा को जंगल की तरफ ले जाने वाला था। अभी वो उसके पास एक घटिया बहाना लेकर पहुंचा। अरे छोटी सुंदर लड़की, स्कूल के बाद तुम्हारा बड़ा भाई तुम्हें एक मजेदार जगह घुमाने ले जाएगा। वीरा पीछे हट गई। तुम क्या कर रहे हो? दूर हटो। मैं दोनों के बीच जाकर खड़ा हो गया। तुम्हें अपने उन हाथों की जरूरत नहीं है क्या? फिर मैंने अपनी आवाज नरम करते हुए वीरा से कहा, अच्छी बच्ची बनो, क्लास शुरू होने वाली है, अंदर जाओ, पापा को अपने दोस्त से कुछ जरूरी बात करनी है। ठीक है पापा, अपना ध्यान रखना। वीरा स्कूल के अंदर चली गई, लेकिन अब कहानी पहले जैसी नहीं रहने वाली थी। इस पल से सब कुछ बदलने वाला था। पहला बदलाव उस ब्लॉन्ड गुंडे से शुरू होता है। वो मुझे देखकर तिरस्कार से हंसा। अरे तुम तो उस खूबसूरत लड़की के निकम्मे बाप डेमियन हो ना? हट जा, वरना ये चाकू तेरे अंदर घुसा दूंगा। उसका हाथ देखकर ही समझ आ गया कि वो चाकू ठीक से पकड़ तक नहीं पा रहा था। मैंने ठंडी आवाज में कहा, तुमसे चाकू ठीक से पकड़ा नहीं जा रहा और तुम मेरी बेटी को हाथ लगाने चले हो। बेल्ट एक बार फिर हवा में जोर से लहराया। आज तुम्हें पता चलेगा कि बुरी तरह पिटने का मतलब क्या होता है। मैं उन गुंडों के बीच ऐसे घुस गया जैसे किसी खतरनाक जगह की सफाई कर रहा हूं। ऐसे घटिया लोगों के सामने मैं किसी वॉर गॉड से कम नहीं था। मेरी हर मार के साथ उनका सारा घमंड खत्म होता गया। एक गुंडा जमीन पर गिर पड़ा और गिड़गिड़ाने लगा, मालिक रहम करो, मुझसे गलती हो गई, अब मुझे अपनी गलती समझ आ गई है। मार पड़ते ही वो गुंडा पूरी तरह टूट गया। बस एक पल के लिए मेरा दिमाग खराब हो गया था। मुझे जाने दो, रहम करो, मुझे जाने दो, मैं बहक गया था। उसका बहाना सुनकर भी मेरा फैसला नहीं बदला। उसकी आंखों से साफ पता चल रहा था कि वो झूठ बोल रहा है। मैंने ठंडी आवाज में कहा, अगर आज मैंने तुम्हें छोड़ दिया तो कल तुम इससे भी ज्यादा खतरनाक लोगों को लेकर वापस आओगे और मेरी बेटी को फिर निशाना बनाओगे। घबराहट में उसकी आवाज कांपने लगी। नहीं, ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा, कभी नहीं। मैंने अपना फैसला सुना दिया। जब तुम खुद पर काबू नहीं रख सकते तो तुम्हें उसके आसपास रहने का कोई हक नहीं है। गुंडा डर के मारे चीखने लगा, नहीं 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 नहीं। लेकिन अगले ही पल उसकी आवाज अचानक अजीब तरह की हंसी में बदल गई। तभी सिस्टम की आवाज सुनाई दी, बधाई हो होस्ट, आपने परिवार के लिए पैदा हुए एक बड़े खतरे को सफलतापूर्वक खत्म कर दिया है। आपको एस लेवल स्किल मास्टर हिप्नोसिस प्राप्त हुई है। बिगिनर हिप्नोसिस अब अनलॉक हो चुका है। ये एक बेहद शक्तिशाली स्किल है। अब हिप्नोसिस की ताकत मेरे हाथ में थी। इसकी मदद से मैं अंधेरे में छिपे हर ऐसे घटिया इंसान का पता लगा सकता था और मेरे परिवार पर अगला हमला करने से पहले ही उन्हें रोक सकता था। दूसरी तरफ किसी ने गुस्से में कहा, स्कूल ब्यूटी अभी तक नाइट क्लब 808 नहीं पहुंची है। वायलेट वहीं उसका इंतजार कर रही थी। वो कर्ज देकर लोगों को फंसाने और लड़कियों को अपने जाल में फंसाने का काम करती थी। उसके पास कई लड़कियों के राज थे और वो उन राजों का इस्तेमाल करके उनसे पैसे कमाती थी। ओरिजिनल स्टोरी में भी उसका यही गंदा तरीका था। वो लड़कियों की आपत्तिजनक तस्वीरें और वीडियो बनाकर उन्हें अपने काबू में रखती थी। फिर उन्हीं चीजों का इस्तेमाल करके वो वीरा और मौली दोनों को मजबूर करती थी। वायलेट को पूरे कमरे पर हुक्म चलाते देखकर मुझे उसका पसंदीदा तरीका समझ आ गया। वो मजबूर और कमजोर लोगों को डराकर उनसे पैसा कमाती थी। ऐसे बेरहम लोग आगे चलकर मेरे लिए भी काम आ सकते थे और मैं इनके जरिए इस पूरे गलत धंधे की दुनिया को अपने काबू में कर सकता था। लेकिन वायलेट को दूसरों को अपने काबू में रखना पसंद था, इसलिए अब उसे खुद मजबूर होने का मतलब समझाना था। एलिस ने उस कर्ज देने वाली औरत को पहचानते ही डर कर पीछे कदम खींच लिया। एक डरी हुई मां अपनी बेटी के सामने आकर उसे बचाने लगी। एलिस ने वायलेट से कहा, वायलेट, मेरी बेटी ने तुमसे पैसे उधार लिए थे, लेकिन अब वो उन्हें वापस नहीं कर पा रही है। प्लीज रहम करो और मेरी बेटी को छोड़ दो, मैं उसका पूरा पैसा वापस कर दूंगी। वायलेट दोनों को देखकर पहले से ही मजे ले रही थी। उसकी हंसी से साफ पता चल रहा था कि उसे एक और मजबूर इंसान मिल गया है और उसे उम्मीद है कि कोई उसका विरोध नहीं करेगा। मैं चुप रहा और इंतजार करने लगा कि वो बदले में क्या मांगती है। वायलेट ने एलिस की तरफ देखते हुए पूछा, तो उसका पैसा तुम वापस करोगी? लेकिन किस चीज से? वैसे तुम देखने में बुरी भी तो नहीं हो। वायलेट को इसमें कोई हैरानी नहीं हुई कि बेटी के ना आने पर उसका पिता वहां क्यों आया है। उसने एलिस की खूबसूरती को ही पैसे के बदले इस्तेमाल करने की कोशिश की। अगर तुम आज रात मेरी बात अच्छे से मान लो तो शायद मैं उस लड़की को छोड़ने के बारे में सोच सकती हूँ। क्या कहती हो? मैंने उस कर्ज देने वाली औरत की ठुड्डी पकड़ी और कहा, मेरी आंखों में देखो। उसकी नजरें मेरी आंखों पर टिक गईं। मैंने तुरंत उससे पूछा, अब बताओ वो कैमरा किस लिए है? मेरी आंखों में देखते ही वायलेट बिना किसी विरोध के सच बोलने लगी। वो कैमरा वीरा की वीडियो बनाने के लिए है। हम उस वीडियो का इस्तेमाल मौली को धमकाने के लिए करते हैं और उसे काइल के पास जाने के लिए मजबूर करते हैं।
जैसे ही वायलेट ने काइल का नाम लिया, मैंने उसकी तरफ देखकर कहा, तुम बहुत घटिया औरत हो, तुम्हें उसका नाम लेने तक का हक नहीं है। अब वो पूरी बोतल मेडिसिनल वाइन पी जाओ जो तुमने तैयार की थी। दवा का असर होते ही वायलेट के शरीर में अचानक तेज गर्मी महसूस हुई। उसे समझ आ गया कि कुछ गड़बड़ है। घबराकर वो मुझे गाली देने लगी। तुमने मेरे साथ क्या किया? अभी मेरा शरीर इतना गर्म क्यों हो रहा है? डेमियन, तुम मारे जाओगे। वो दरवाजे की तरफ भागते हुए चिल्लाई, कोई मुझे बचाओ। मैंने उसका अपना कैमरा उठाया और कहा, तुम्हें दूसरों की वीडियो बनाना बहुत पसंद है ना, तो अब मैं तुम्हारी वीडियो बनाऊंगा। अपनी ऊंची एड़ियों वाली चप्पल उतारो और यहां आओ। मैंने जमीन की तरफ इशारा करके फिर कहा, जूते उतारो और यहां आओ। वायलेट ने मेरी बात मान ली। वो घुटनों के बल नीचे बैठ गई और मेरे पैर रखने के लिए स्टूल की तरह बैठ गई। जी दादाजी। मैंने अपने जूते उसके सामने रखे। ये गंदे हैं, इन्हें साफ करो। उसके चेहरे पर शर्म और गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन मेरी बात के सामने वो कुछ नहीं कर पा रही थी। उसे घुटनों के बल रखते हुए मैंने आदेश दिया, अच्छी लड़की, अब कुछ अच्छी बात बोलो और मेरी बात मानो। वो कर्ज देने वाली औरत अपना सिर नीचे कर लेती है। जी दादाजी, प्लीज मेरी मदद कीजिए। ओरिजिनल स्टोरी में हर कोई मुझे धोखा देकर मेरी पत्नी को मुझसे छीनने की कोशिश कर रहा था, इसलिए मैंने फैसला किया कि वायलेट ही पहली इंसान होगी जिसे मैं सजा दूंगा। उसके करीब जाकर मैंने कहा, सबसे पहले तुम्हारी बारी है। दर्द ने जल्द ही उस कर्ज देने वाली औरत को परेशान करना शुरू कर दिया। उसकी चीख पूरे कमरे में गूंजने लगी, लेकिन मैंने सिर्फ पूछा, क्या हुआ? अब और सहन नहीं हो रहा? वायलेट ने मुझे राक्षस कहा, लेकिन मैंने जाते जाते उसे आखिरी बात याद दिलाई। तुम राक्षस हो? मैंने ठंडी आवाज में जवाब दिया। घर जाओ और आज जो महसूस किया है उसे याद रखना। उसके भागने का हर रास्ता बंद करते हुए मैंने कहा, ये शरीर तुम्हारे जैसे घटिया लोगों को सजा देने के लिए नर्क में बनाया गया है। तुम्हारी वीडियो का बैकअप मेरे पास है और तुम्हारे पैसे हड़पने के सबूत मेरे पास हैं। मेरी निशानी पहले ही तुम पर पड़ चुकी है। मैं उसके और करीब गया और साफ शब्दों में धमकी दी, क्या तुम्हें लगता है कि तुम इस जिंदगी में मुझसे बच सकती हो? तुम मुझसे कभी नहीं बच सकती। मेरे काबू में आ चुकी वायलेट पूरी तरह हार मान चुकी थी। उसने पूछा, सर आप मुझे दोबारा कब सजा देंगे? उसकी बात मानने की हद पर रखने के लिए मैंने उसे एक और आदेश दिया, सब कुछ तुम्हारे व्यवहार पर निर्भर करता है। कल सुबह पुलिस स्टेशन में एलिस की अचानक हुई मौत की खबर पहुंचनी चाहिए। वायलेट ने बिना किसी झिझक के मेरी बात मान ली। फिर सिस्टम ने मुझे रिवॉर्ड दिया। जी सर। बधाई हो होस्ट, आपने की विलन वायलेट को सफलतापूर्वक अपने काबू में कर लिया है और परिवार पर आने वाले एक बड़े खतरे को खत्म कर दिया है। स्पेशल रिवॉर्ड, माइंड रीडिंग स्किल, बिगिनर माइंड रीडिंग अनलॉक। पहला छिपा हुआ खतरा खत्म हो चुका था और अब मैं खुद इस गेम को अपने तरीके से खेलने वाला था। उस रात मौली का फोन आया। उसने बताया कि वो घर आने में देर करेगी। हनी, काइल ने आज रात मुझे ओवरटाइम करने के लिए कहा है ताकि मैं प्लान को दोबारा ठीक कर सकूं, इसलिए मुझे घर आने में देर हो सकती है। काइल उसका सीधा बॉस था और गेम की ओरिजिनल स्टोरी में वो मौली को परेशान करता था, जानबूझकर उसका काम मुश्किल बनाता था, उसे क्लाइंट्स के साथ शराब पीने के लिए मजबूर करता था और उसके नशे में होने का फायदा उठाने की कोशिश करता था। ऑफिस में काइल ने मौली के 3 दिनों में मेहनत से बनाए गए प्लान को देखते ही उसे गलत बताना शुरू कर दिया। मिस्टर चैन, काइल, ये वही प्लान है जिसे तुमने 3 दिनों तक ठीक किया था, ये पूरी तरह बेकार है। क्या तुम ऐसा घटिया प्लान क्लाइंट को देकर कंपनी की रेपुटेशन खराब करना चाहती हो? मौली ने शांति से अपनी बात रखी। मिस्टर चैन, काइल, मैंने ये प्लान क्लाइंट की जरूरतों के हिसाब से ही तैयार किया है। काइल ने उसकी बात सुनने से साफ मना कर दिया और उसे याद दिलाया कि असली अथॉरिटी किसके पास है। और तुम्हारा मतलब क्या है? डायरेक्टर मैं हूं या तुम? मैंने कह दिया नहीं तो बस नहीं। काइल ने अपनी आवाज धीमी की और मौली पर पर्सनल प्रेशर डालना शुरू कर दिया। मौली, तुम्हें पता है कि अभी पूरी इंडस्ट्री की हालत खराब चल रही है। बंद ऑफिस के अंदर मैनेजर अपनी जबरदस्ती की बात को सलाह की तरह दिखाने लगा। सिर्फ मेहनत करने से ये नौकरी बची नहीं रहेगी, तुम्हें कंपनी के लिए कुछ करना भी पड़ेगा। मेरी पत्नी ने साफ मना कर दिया, थोड़ी इज्जत से बात कीजिए। मौली ने उसका दबाव मानने से इनकार कर दिया और वहां से जाने लगी। मुझे घर जाना है, मेरे हस्बैंड मेरा इंतजार कर रहे हैं। काइल ने मेरे बारे में बुरा बोलना शुरू कर दिया और पैसों का लालच देकर उसे अपने साथ आने के लिए कहा। तुम्हारा वो बेकार हस्बैंड तुम्हारे किस काम का है? गिगोलो बनने के अलावा वो और कर ही क्या सकता है? तुम्हारा उसके साथ कोई फ्यूचर नहीं है। तुम मेरे साथ क्यों नहीं आ जाती? अगले क्वार्टर में मैं तुम्हारा बोनस दोगुना कर दूंगा। जब मौली ने फिर भी उसे मना कर दिया, काइल उसके और करीब आ गया और उसकी मजबूरी देखकर हंसने लगा। तुम क्या कर लोगी? है, तुम क्या कर लोगी? मौली ने उसके पास से निकलने की कोशिश की और मदद के लिए आवाज लगाई, लेकिन बंद फ्लोर पर कोई नहीं था। रास्ते से हटो, मदद करो। काइल हंसते हुए बोला, चिल्लाओ, इस फ्लोर पर कोई नहीं है। वहां कोई नहीं था और काइल इसी बात का फायदा उठाकर उसके डर का मजाक उड़ा रहा था।
देखते हैं तुम्हें बचाने कौन आता है। कौन आएगा। तभी अचानक दरवाजा खुला और मैं चेहरे पर हल्की मजाकिया मुस्कान लिए अंदर चला आया। मिस्टर काइल, इतनी रात हो गई है और आप अभी भी इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं। ऊपर से दरवाजा भी लॉक कर रखा है। आप सच में अपने काम को लेकर बहुत डेडिकेटेड है। काइल ने मुझे पहचान लिया और गुस्से में बोला, डैमियन, तुम निकम्मे जिगोलो और सिक्योरिटी गार्ड। मैं दोनों के बीच आकर खड़ा हो गया और मैनेजर को चुप कराते हुए कहा, चिल्लाना बंद करो, नीचे वाला गार्ड आराम से सो रहा है। फिर मैंने अपनी पत्नी को देखा और उसे बाहर की तरफ ले जाने लगा। तुम ठीक हो हनी, चलो। टूटा हुआ दरवाजा देखकर काइल और भड़क गया। उसने हमारा रास्ता रोकते हुए कहा, यहां से कोई नहीं जाएगा जब तक 1 या 2 लाख नहीं देता। मैं पीछे हटने के बजाय काइल के सामने खड़ा हो गया। जब तुम चाहते हो कि मैं यहां रुकूं तो ठीक है, मैं रुकता हूं और थोड़ा मजा करते हैं। घुटनों पर बैठकर माफी मांगो, वरना कल तुम्हारी पत्नी अपना सामान लेकर चली जाएगी। काइल ने मौली की तरफ ऐसे देखा जैसे उसकी आंखों को यकीन ही नहीं हो रहा था। मैं मुस्कुराया और उसके दिमाग में बना भ्रम और गहरा कर दिया। हॉल में बहुत ज्यादा तनाव है क्या? दोबारा देखो, क्या सच में तुम्हारे सामने मौली ही खड़ी है? उसकी डरी हुई आंखों के सामने वो चेहरा बदलने लगा। जहां मौली खड़ी थी वहां अब उसकी अपनी पत्नी दिखाई दे रही थी और वो गुस्से में उसकी तरफ बढ़ रही थी। काइल, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की? उसका सारा घमंड तुरंत खत्म हो गया। वो पीछे हटते हटते डेस्क से जा टकराया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि मेरे बनाए भ्रम और असली दुनिया में फर्क क्या है। मैं बस खड़ा होकर देखता रहा कि कैसे उसका डर उसके पूरे घमंड को खत्म कर रहा था। मैनेजर को अपनी गुस्से से भरी पत्नी हाथ में चाकू लेकर अपनी तरफ आती दिखाई दी। वो चीखी, मैं तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। काइल पीछे गिर पड़ा और गिड़गिड़ाने लगा, वाइफ, मुझसे गलती हो गई, मैं दोबारा तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा, मुझे मत मारो। मेरे पास खड़ी मेरी पत्नी उसे डर के मारे तड़पते हुए देख रही थी। इसे हुआ क्या है? मैंने शांत होकर कहा, शायद इसने इतने गलत काम किए हैं कि अब इसे चीजें दिखाई देने लगी हैं। मैंने अपनी पत्नी का हाथ पकड़ा और उसे वहां से बाहर ले गया। चलो इसे इसके हाल पर छोड़ देते हैं। दरवाजे से बाहर निकलते हुए मैंने एक बार पीछे मुड़कर काइल को देखा। ये तो अभी शुरुआत है, इसका मजा लो। बाहर आते ही मेरी पत्नी ने मेरी आस्तीन पकड़ ली और चिंता भरी आवाज में बोली, तुमने सब कुछ बहुत अच्छे से संभाल लिया, लेकिन अगर सच में मेरी नौकरी चली गई तो? मैंने इस कंपनी में इतने साल काम किया है। उसकी चिंता देखकर मेरी हंसी थोड़ी रुक गई और मैंने उसे अपने करीब कर लिया। उसका हाथ दबाते हुए मैंने अपनी पत्नी को समझाया, मार्केट की हालत मुश्किल है, लेकिन मौली को नौकरी से निकालने के लिए काइल को कल तक जिंदा रहना पड़ेगा। ये कंपनी सिर्फ उसकी नहीं है। मौली को अभी भी थोड़ी तसल्ली चाहिए थी, इसलिए मैंने उसे घर छोड़ने और अगले दिन होने वाला तमाशा देखने का वादा किया। मुझ पर भरोसा रखो, पहले मैं तुम्हें घर छोड़ता हूं। घर जाकर आराम से सो जाओ, कल एक अच्छा तमाशा देखने को मिलेगा। मेरे मालिक, आप आ गए। सामान कहाँ है? यहीं है। रिपोर्ट में काइल के खिलाफ काफी बड़ा सबूत था। काइल पूरी तरह अपनी पत्नी के पैसों पर जीता था, जो एक बड़े बिजनेस ग्रुप की बेटी थी। उसकी पत्नी की पीठ पीछे वो सिर्फ 3 महीनों में 30 लाख युआन से ज्यादा पैसे हड़प चुका था और 2 कॉलेज की लड़कियों को अपने साथ रखता था। मैंने रिपोर्ट देखते हुए कहा, बुरा नहीं है। वो आदमी झुककर बोला, आपके आदेश पर मेरे मालिक, आपके लिए जान देना भी मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। अब अगला कदम तैयार था। ऐसा दिखना चाहिए कि ये सबूत अचानक उसके हाथ लगे हों, फिर आधे घंटे के अंदर इसे उसकी डेस्क पर पहुंचा दो। दूसरी तरफ उसकी एक साथी प्यार से बोली, इतना अच्छा काम करने के बाद बताओ, तुम मेरे पास कब आ रहे हो? उसकी बात सुनकर काइल ने ठंडे अंदाज में जवाब दिया, ज्यादा उम्मीद मत रखो, तुम्हारे साथ वो सब सिर्फ तुम्हें अपनी बात मनवाने के लिए किया गया था। मेरे प्यार की उम्मीद करना भूल जाओ, मेरे कपड़े भी गंदे मत करो। उसकी बात से वो और भी खुश हो गई। वो हकलाते हुए बोली, बहुत अच्छा लग रहा है, ये तो काफी रोमांचक है। तुम मुझ पर भरोसा रखना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। ऑफिस में काइल की पत्नी अचानक सबूत लेकर घुस आई। काइल, कमीने, सामने आओ। काइल वहीं जम गया। वो गुस्से में फट पड़ी, कमीने, तुमने मेरे पैसों से किसी दूसरी लड़की पर खर्च किया, अकाउंट्स में हेराफेरी की और कंपनी के पैसे इधर उधर किए। अब तुम मेरे लिए कुछ भी नहीं हो। काइल घबराकर हंसने लगा, वाइफ, मेरी बात सुनो, ये सब गलतफहमी है, ये तस्वीरें नकली हैं, कोई जानबूझकर तुम्हारे हस्बैंड को फंसा रहा है। मैंने काइल की आंखों में देखा और हिप्नोसिस का इस्तेमाल किया। अपने मन में जो भी है सब बोल दो, कुछ भी मत छुपाओ। हिप्नोसिस के असर में काइल ने अपने मन में छिपी सारी गंदी बातें बोलनी शुरू कर दी। गलतफहमी? उस बुढ़ी औरत की ऐसी की तैसी, अब बहुत हो गया, अपना मोटा शरीर देखो, तुम किसी सुअर से अलग नहीं हो। अगर तुम्हारे पैसे नहीं होते तो कोई तुम्हारे पैर भी नहीं धोता। तुम्हारे पैसे उड़ाते हुए कॉलेज की लड़कियों के साथ रहना ही तो सबसे मजेदार है। वो जोर जोर से हंसने लगा। काइल की पत्नी ने उसकी तरफ इशारा किया और बेरहमी से आदेश दिया, तुम लोग इसे इतना मारो कि ये मर जाए।
पिटाई के बीच भी कायल हंसता रहा। मौत से मुझे डर नहीं लगता। तुम्हारे खिलाफ जाना तो मुझे कई साल पहले ही कर देना चाहिए था। तभी अचानक हिप्नोसिस का असर खत्म हो गया। उसकी सारी अकड़ एक पल में गायब हो गई और वो पूरी तरह उलझन में पड़ गया। हनी, तुम यहां क्या कर रही हो? उसकी पत्नी ने आदेश दिया, इसे यहां से ले जाओ और इसके सारे काम की जांच करो। इसने जितना भी पैसा हड़पा है, एक एक पैसा वापस करवाओ। तभी एक एग्जीक्यूटिव बीच में आया। चेयरवुमन, प्लीज शांत हो जाइए। उसने कंपनी के प्रेसिडेंट की तरफ देखा। आपकी कंपनी ने जिस आदमी को एग्जीक्यूटिव बनाया था, वही पैसे हड़प रहा था, अपने नीचे काम करने वालों को दबाता था और गलत तरीकों का इस्तेमाल करता था। कंपनी प्रेसिडेंट ने अपनी गलती मानते हुए कहा कि उसकी निगरानी में कमी रह गई थी। कायल को पहले ही नौकरी से निकाल दिया गया है। कंपनी प्रेसिडेंट ने आगे कहा, कंपनी पुलिस की जांच में पूरी तरह सहयोग करेगी। कायल की पत्नी ने बिजनेस को रुकने नहीं दिया। कायल चला गया है, लेकिन बिजनेस ग्रुप का प्रोजेक्ट नहीं रुकना चाहिए। उसकी जगह किसी नाकाबिल आदमी को मत रखना। फिर उसने मौली की तरफ देखा। तुम्हारे लगातार शानदार काम को देखते हुए कंपनी तुम्हें आज से डिजाइन डिपार्टमेंट का डायरेक्टर नियुक्त करती है। कांग्रेचुलेशंस। तभी सिस्टम की आवाज आई, बधाई हो होस्ट, आपने अपने परिवार की रक्षा की और वर्कप्लेस क्राइसिस को पूरी तरह हल कर दिया। डंजन रिवॉर्ड 50 लाख लीगल कैश। सिस्टम ने आगे बताया, स्किल अपग्रेड, एडवांस्ड माइंड रीडिंग। 50 लाख मेरे लिए बहुत बड़ी रकम नहीं थी, लेकिन इस दुनिया में मेरा यही शुरुआती कैपिटल बनने वाला था। रिवॉर्ड मिलने के बाद मैंने दूसरे इनाम को देखा। एडवांस्ड माइंड रीडिंग सच में काफी शानदार था। तभी सिस्टम पर एक नया मैसेज चमका, हाई रिस्क वार्निंग, एक एपिक एनटीआर प्लॉट एक्टिवेट हो चुका है। सिस्टम ने उसका टारगेट भी बता दिया। टारगेट लॉग्ड, मेरी बेटी वेरा। थ्रेड प्रोफाइल, दोहरे चेहरे वाला टॉप स्टूडेंट, बेहद ज्यादा कंट्रोल करने वाला ओवन। अब मुझे ओवन साफ साफ याद आ गया। ओरिजिनल गेम में ओवन सबसे घटिया विलन्स में से एक था। वो एक बेहद ज्यादा कंट्रोल करने वाला इंसान था, जो खुद को एक होशियार और शानदार स्टूडेंट दिखाने के पीछे छिपा रहता था। ऊपर से वो स्कूल का परफेक्ट आइडल और टॉप स्टूडेंट था, लेकिन असल में वो एक बेहद खतरनाक इंसान था। ओरिजिनल गेम में ओवन एक स्टडी ग्रुप का बहाना बनाकर वेरा के करीब आता था। आखिर में वो मेरी बेटी को अपने साथ गलत रिश्ते में रहने के लिए मजबूर कर देता था। एक गुंडे से अभी मुश्किल से निपटा था और अब ये नया दरिंदा सामने आ गया। ओवन कमीने, तुमने मेरी बेटी को निशाना बनाने की हिम्मत कैसे की? मुझे ये भी याद आया कि उसकी मां शायद एबी है, जो मेरी कंपनी की सबसे बड़ी सेल्स वुमन और वहां की जानी मानी सोशलाइट है। क्योंकि ओवन मेरी बेटी को नुकसान पहुंचाने वाला था, इसलिए उसके किए हुए गुनाहों का पहला हिसाब उसकी मां को देना पड़ेगा। दूसरी तरफ एबी क्लाइंट को देखते ही मन बड़बड़ाई। धत, फिर वही बॉस आ गया। अगले क्वार्टर की ट्यूशन फीस का इंतजाम करने के लिए एबी को ये डील हर हाल में हासिल करनी थी। क्लाइंट ने उसके कपड़ों और शेयर स्टॉकिंग्स को देखकर सोचा कि उसने किसी बड़े क्लाइंट के लिए खास तैयारी की है। तभी दरवाजा खुला और एबी ने अंदर आते हुए आदमी पर गुस्से से कहा, तुम्हें अंदर आने किसने दिया? मैं अंदर आते हुए बोला, बस हमारी टॉप सेल्स वुमन से कुछ सीखने आया हूं। एबी ने भौई से कोड़ ली, ये आदमी यहां क्या कर रहा है? मेरे पास तुम्हारे लिए टाइम नहीं है। मैंने उसे चुनौती देते हुए कहा, तुम्हें बात करना पसंद नहीं है या फिर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूं? चेहरे पर नकली मुस्कान रखते हुए एबी ने मन ही मन खुद को समझाया, बस सहन करो, कॉन्ट्रैक्ट साइन होते ही सिर्फ पैसे मायने रखेंगे। ओवन की नजरों में उसकी मां हमेशा एक सीधी साधी और मजबूत औरत थी, जो कभी नहीं झुकती। अगर ओवन ने अपनी इस सपोजिडली सीधी मां का ये दूसरा रूप देख लिया होता, तो उसके आसपास के लोग भी इस विरोधाभास पर हंस पड़ते। एबी पहले ही बहुत गुस्से में थी और अब उसका खुद पर कंट्रोल धीरे धीरे खत्म हो रहा था। क्लाइंट उसे देखकर मन ही मन सोच रहा था, बहुत जल्द तुम खुद मुझसे रहम की भीख मांगोगी। फिर उसने उसकी तरफ एक ग्लास बढ़ाया, थोड़ा पानी पी लो और अपना गला ठीक कर लो, उसके बाद हम कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देंगे। पानी पीने के बाद एबी को अचानक बहुत ज्यादा गर्मी महसूस होने लगी। सर, लगता है एसी खराब है, यहां तो बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है। वो आदमी उसके करीब आने लगा और एबी पीछे हट गई। नहीं सर, नहीं। क्लाइंट हंसते हुए और करीब आया। अच्छा है, आज यहां तुम्हारे लिए यही गर्मी खास तौर पर तैयार की गई है। बंद कमरे के अंदर क्लाइंट उस औरत के करीब बढ़ता गया, जबकि वो खुद को उससे बचाने की कोशिश कर रही थी। वो ताना मारते हुए बोला, इतना अकड़कर मत रहो, तुम्हारा शरीर तो पहले ही मुझे सच्चाई बता रहा है। एबी फिर रोते हुए बोली, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। तभी मैं अंदर आया और क्लाइंट को सबके सामने पकड़ लिया। सर, ऑफिस आवर्स में इतनी ज्यादा मस्ती तो ऐसे तो आपकी कमर ही दुख जाएगी। मेरी आवाज सुनते ही वो रुक गया और झटके से मेरी तरफ मुड़ा। तुम कौन हो?
मेरी मस्ती खराब करने की हिम्मत कैसे हुई? मैंने शांत होकर कहा, सबसे जरूरी बात यह है कि कैमरा ने साफ साफ रिकॉर्ड किया है कि तुमने उसके साथ क्या किया और उसके बाद क्या करने की कोशिश की। अब यहां से निकल जाओ, वरना ये वीडियो सबके सामने इंटरनेट पर डाल दूंगा। क्लाइंट पीछे हट गया और जाते जाते धमकी दी, बस इंतजार करो लड़के। उसके जाते ही एबी दर्द से झुक गई। उसे बहुत बुरा महसूस हो रहा था। प्लीज मेरी मदद करो। मैंने उसकी तरफ देखकर कहा, एबी ध्यान से मेरी तरफ देखो, मैं कौन हूं। लेकिन एबी को अब किसी चीज की परवाह नहीं थी। तुम जो भी हो जल्दी करो, जल्दी। किसी मुसीबत में पड़े इंसान को छोड़ देना सही नहीं था। तभी मेरे दिमाग में ओवेन का ख्याल आया। ओरिजिनल स्टोरी में तुमने मेरी बेटी के साथ जो घटिया काम किए थे, उनकी कीमत आज तुम्हारी मां चुकाएगी। अब उस औरत ने आखिरकार अपने बच्चे का कर्ज चुकाने की बात मान ली और पिट चुकी महिला ने हार मानकर सिर झुका लिया। ठीक है, मैं ऐसा दिखाऊंगी जैसे आज कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। वो औरत अपने सामने खड़े आदमी को उलझन से देखने लगी। ब्यूटीफुल लेडी, क्या आपको कोई गलतफहमी हुई है? फिर उसे एहसास हुआ कि पूरी घटना रिकॉर्ड हो चुकी थी और वो घबरा गई। तुमने सच में सब रिकॉर्ड कर लिया? इसे डिलीट करो कमीने, डिलीट करो। लेकिन ये रिकॉर्डिंग अब एक बहुत बड़ा सबूत थी और मेरे हाथ में उसकी मजबूरी और बढ़ गई थी। मैंने पूछा, मुझे बताओ, अगर मैं ये वीडियो तुम्हारे अच्छे बेटे ओवेन को भेज दूं तो वो क्या करेगा? उसका सारा विरोध तुरंत खत्म हो गया। प्लीज ओवेन को मत दिखाना। तुम जो चाहोगी मैं करने के लिए तैयार हूं, प्लीज। मैंने ठंडी हंसी के साथ उसकी बात मान ली। यही सही है। याद रखना, आज से तुम्हारा शरीर, तुम्हारी इज्जत और तुम्हारी जिंदगी सब मेरे कंट्रोल में है। जब मैं बुलाऊंगा तुम्हें आना होगा, समझी? उस औरत के पास मेरी बात मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। समझ गई। मैंने उसे साफ याद दिलाया कि अब उसकी स्थिति क्या है। अब तुम्हें मेरी बात माननी होगी। याद रखना, तुम्हारा बेटा जब तक तुम मेरी बात मानोगी सुरक्षित रहेगा। मैं खुद उसका ध्यान रखूंगा। दूसरी तरफ वेरा एक मुश्किल सवाल को लेकर परेशान हो रही थी। तभी ओवेन की नजर उस पर पड़ी। वेरा, इस बड़े सवाल पर अटक गई हो? मैंने अभी इसे सॉल्व किया है, चाहो तो मैं तुम्हें समझा दूं। वेरा खुश होकर बोली। सच में? ओवेन ने उसे सही तरीका समझाया और वेरा ध्यान से उसे सॉल्व करते हुए देखने लगी। यहां देखो, इसे ऐसे करना है। वेरा ने प्रभावित होकर कहा, ओवेन तुम कमाल हो। स्टडी टेबल पर बैठी वेरा उस मुश्किल सवाल को देखकर परेशान हो रही थी। उसके क्लासमेट ने तरीका बदला और दूसरी फॉर्मूला लगा दी। तुरंत आंसर आ गया। वो मुस्कुराकर बोला, तुम स्मार्ट हो, एक बार समझाते ही समझ गई। वेरा ने सोल्यूशन देखा और राहत की सांस लेते हुए उसे धन्यवाद दिया। प्लेसमेंट टेस्ट करीब आ रहा था, इसलिए ओवेन ने बताया कि उसके घर पर कुछ बहुत अच्छे स्टडी मटेरियल्स हैं। कल वीकेंड है, क्या तुम मेरे घर आकर प्राइवेट ट्यूटरिंग करना चाहोगी? स्टडी सेशन खत्म हुआ और वेरा खुशी से उसे बाय कहकर चली गई। हेलो, कल मिलते हैं। वेरा के जाते ही ओवेन के चेहरे पर उसकी असली सोच दिखाई देने लगी। तुम बिल्कुल परफेक्ट हो। तुम्हारी ये आंखें और ये स्किन, अगर इन्हें मेरे कलेक्शन में रखा जाए तो ये मेरी सबसे कीमती चीजें होंगी। वो वेरा को दूर जाते हुए देख रहा था और अपनी असली मंशा साफ कर दी। कल तुम मेरी होगी। उसकी मुस्कुराहट और भी खतरनाक हो गई। जब मैं तुमसे खेलकर थक जाऊंगा तब मैं खुद तुम्हें खोलकर देखूंगा। घर पर डिनर तैयार था और उसकी खुशबू ने आते ही सबका ध्यान खींच लिया। डिनर की खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। डिनर टेबल पर वेरा ओवेन की मदद के बारे में बहुत एक्साइटमेंट के साथ बता रही थी। डैड, आज हमारी क्लास का टॉप स्टूडेंट ओवेन मेरे होमवर्क में मेरी हेल्प कर रहा था। वो बहुत स्मार्ट है। वो सबसे मुश्किल फिजिक्स के क्वेश्चंस को एक नजर में सॉल्व कर लेता है। उसने मुझे कल अपने घर पर प्राइवेट ट्यूटरिंग के लिए भी बुलाया है। उसकी हेल्प से मुझे पूरा भरोसा है कि टेस्ट में मेरे अच्छे मार्क्स आएंगे। जैसे ही वेरा ने ओवेन के इन्विटेशन का जिक्र किया, सिस्टम का वार्निंग तुरंत सामने आ गया। हाई रिस्क वार्निंग डिटेक्टेड। ओवेन की आपकी बेटी के प्रति बुरी नीयत तेजी से बढ़ रही है। खतरे का काउंटडाउन बहुत तेजी से कम हो रहा है। सिर्फ 12 घंटे बाकी हैं। मैंने वेरा के उसके घर जाने का प्लान एक्सेप्ट करने से पहले ही रोक दिया। डैड, क्या हुआ? मैंने कहा, तुम कल उसके घर नहीं जाओगी। वेरा ने विरोध करते हुए कहा कि ओवेन सिर्फ उसकी हेल्प करना चाहता है, लेकिन मैंने अपना फैसला साफ कर दिया। अब से ओवेन से दूर रहना। फिर मैंने अपनी वाइफ की तरफ देखा और कल का प्लान तय कर दिया। उसके पिता की बात मानो। वेरा पढ़ाई करके काफी थक गई है, कल इसे यूनिवर्सल स्टूडियोज घुमाने ले जाओ। मेरी वाइफ के चेहरे पर तुरंत खुशी आ गई। मैं बाद में टिकट्स खरीद लूंगी, मैं वहां बहुत समय से जाना चाहती थी। फिर उसने पूछा, आप नहीं चलेंगे? मेरे सामने अभी जरूरी काम था, इसलिए मैंने सिर हिला दिया। तुम दोनों एंजॉय करो, मुझे कंपनी में कुछ काम संभालना है और उसके बाद एक जान पहचान वाले से मिलना है। वो मान गई, हालांकि उसके चेहरे पर थोड़ी देर के लिए निराशा दिखाई दी। फैमिली से दूर होते ही मेरा गुस्सा ओवेन की इस जल्दबाजी पर टिक गया। ये लड़का इतनी जल्दी मरने के लिए क्यों भाग रहा है? लगता है इसे जिंदगी से कोई लगाव नहीं है। मैंने सोचा था कि धीरे धीरे उसका हिसाब करूंगा, लेकिन अगर तुम इतनी जल्दी दोबारा जन्म लेना चाहते हो तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूं।
उसकी सबसे बड़ी कमजोरी साफ थी, ये लड़का अपनी मां को किसी दूसरे आदमी के साथ देखकर बर्दाश्त नहीं कर सकता। दूसरी तरफ ऑफिस में एक कलीग ने उस महिला का लाल चेहरा देखकर पूछा, तुम ठीक हो? तुम्हारा चेहरा इतना लाल क्यों है? अपनी डेस्क के पीछे बैठी महिला ने कल के बड़े ऑर्डर का बहाना बनाया और कहा कि उसे बस थोड़ी सर्दी है। तभी उसके ऊपर फिर वही दबाव आया और उसने चेयर को कसकर पकड़ लिया। तुम फिर क्या कर रहे हो? प्लीज मुझे परेशान करना बंद करो। उसकी घबराई हुई आवाज सुनकर आसपास के लोग उसकी तरफ देखने लगे, लेकिन वो बता भी नहीं सकती थी कि उसे कौन और क्यों परेशान कर रहा है। उसकी घबराहट देखकर मुझे मजा आ रहा था। क्या कल सोफा पर की गई तुम्हारी इतनी सारी रिक्वेस्ट्स काफी नहीं थीं? वो चुप रहने को कहती रही, लेकिन मैंने कहा, आज रात मैं तुम्हारे घर आ रहा हूं। वो हल्की मुस्कान के साथ बोली, आज अपने ही बेड पर सोकर देखो, अगर अनकंफर्टेबल लगे तो यहां वापस मत आना। एक दूसरी महिला ने इस अरेंजमेंट को मुझे ठीक से जानने का मौका समझ लिया। बहुत अच्छा, मैं भी उनसे ठीक से मिलना चाहती हूं। आप जो कहेंगे मैं सुनूंगी। इससे पहले कि वो कुछ और कहती, मैंने अरेंजमेंट तय कर दिया। 6 बजे नीचे मुझसे मिलना। उसकी घबराई हुई चुप्पी देखकर मैंने एक और बात कही, वही स्कर्ट पहनना जिसमें सबसे ज्यादा स्लिट है। वो तुरंत सख्त हो गई। उसके दिमाग में ये सोच आने लगी कि अगर वो अपने फैमिली के सामने वैसे कपड़े पहनकर पहुंची तो क्या होगा। उसने अपने शरीर पर पड़े निशान को हाथ से ढकने की कोशिश की, लेकिन मैंने उसका हाथ हटा दिया। आज रात अपने बेटे के सामने इसी तरह बैठकर खाना खाना। वो धीमी आवाज में बोली, डेमियन प्लीज मेरी थोड़ी इज्जत रहने दो। मैंने जवाब दिया, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि तुम कैसा बिहेव करती हो। अब उसकी इज्जत पूरी तरह इसी बात पर डिपेंड थी कि वो मेरी बात मानती है या नहीं। इज्जत वो तुम्हारे बिहेवियर पर डिपेंड करती है। मैंने उसे अपने पास बैठाए रखा और सामने दिखाई दे रहे घर को ध्यान से देखने लगा। शांत बैठो, मैं देखना चाहता हूं कि तुम्हारा प्यारा बेटा असल में कैसा इंसान है। उसके बेचैन हाथ उसकी घबराहट साफ बता रहे थे, जबकि मेरा पूरा ध्यान आने वाली मुलाकात पर था। जब बस अपनी जगह पहुंची तो वो लगभग ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। हम पहुंच गए। तुम्हारे पैर इतने कमजोर क्यों हैं कि बस से उतर भी नहीं पा रही? वो घबराकर मेरे किए हुए वादे को याद दिलाने लगी। नहीं, याद है ना, आपने प्रॉमिस किया था कि हम सिर्फ डिनर करेंगे। उसने मेरी स्लीव को और कसकर पकड़ लिया और फिर वही बात दोहराई। मैंने उसे कोई भरोसा नहीं दिया। ये पूरी तरह तुम्हारे बिहेवियर पर डिपेंड करता है। मेरी बात सुनते ही वो तुरंत चुप हो गई। घर में जाने से पहले मैंने उसे चेतावनी दी, सावधान रहना, अगर तुम्हारे प्यारे बेटे को कुछ पता चल गया तो मुझे ब्लेम मत करना। चलो। दरवाजे पर जेरेड ने अपनी मां का स्वागत किया और मेरा इंट्रोडक्शन कराया। मॉम, ये वही अंकल हैं जिनके बारे में मैंने बताया था, आपके फ्रेंड। मैंने उसकी तरफ देखकर कहा, हेलो जेरेड, तुम्हारी मां अक्सर तुम्हारे बारे में बताती हैं। वो कहती हैं कि तुम पूरे स्कूल के सबसे अच्छे स्टूडेंट्स में से एक हो। मेरी बात सुनकर जेरेड के चेहरे पर मुझे पहचानने जैसा भाव आया। वीरा का ख्याल आते ही उसकी नजर सख्त हो गई और उसकी पोलाइट स्माइल में थोड़ी नफरत साफ दिखाई दी। वो साफ तौर पर मेरी बेटी को नुकसान पहुंचाना चाहता था और मेरी रिएक्शन देखना चाहता था, लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बुरी नीयत छिपा पाता, मैं उसे समझ चुका था। जेरेड ने शिष्टता से सिर झुकाया। आप काफी अच्छे और जाने पहचाने से लगते हैं। मैंने भी मुस्कुराकर जवाब दिया, ताकि उसका झूठा कॉन्फिडेंस बना रहे और मैं सामने खड़े खतरे को और अच्छी तरह समझ सकूं। जेरेड ने जानबूझकर मेरा हाथ काफी जोर से दबाया। मैंने भी बिना पीछे हटे उसका हाथ उतनी ही मजबूती से दबाया और सीधे उसकी तरफ देखकर मुस्कुराया। तुम्हारी ग्रिप काफी स्ट्रांग है जेरेड। हम दोनों के बीच की चैलेंज साफ महसूस हो रही थी। तभी डाइनिंग रूम में एक भूखी आवाज गूंजी, डिनर तैयार है क्या? मुझे बहुत भूख लगी है। मैं अपनी जगह से सबको किचन की तरफ जाते हुए देखता रहा। वो लड़का डिशेस लेकर आया और हमारी सीट्स की तरफ इशारा किया। मॉम, अंकल, खाना खाइए, आज का खाना आपको पसंद आएगा। मैंने उसका इन्विटेशन स्वीकार किया और ध्यान से देखा कि वो कितनी आसानी से एक अच्छे बेटे की तरह बिहेव कर रहा था। उसकी सारी असली सोच उसके पोलाइट बिहेवियर के पीछे छिपी हुई थी। डिनर के दौरान जेरेड ने अपनी मां को अचानक परेशान होते देखा। मॉम, क्या हुआ? उसकी मां ने सूप को दूर करते हुए कहा, मैंने ये ऑर्डर नहीं किया था, ये बहुत गर्म है। मैंने तुरंत जेरेड की तरफ देखा। वीरा ने बताया कि तुमने उसके होमवर्क में उसकी हेल्प की थी और उसे यहां प्राइवेट ट्यूटरिंग के लिए बुलाया था। वो मुस्कुराते हुए बोला, वीरा काफी क्लेवर है, उसे थोड़ा सा गाइडेंस दो और वो जल्दी सीख जाती है। वो लड़का लगातार मुस्कुराता रहा। क्लासमेट्स को एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। वैसे प्राइवेट ट्यूटरिंग स्टडी रूम के अंदर के हिडन रूम में सबसे अच्छी होती है। मेरी वाइफ गला साफ करते हुए अचानक सख्त हो गई और पूछने लगी, तुमने अभी क्या कहा? उसकी नजर बुक शेल्फ की तरफ गई और मैं भी उसी तरफ देखने लगा। मैंने उसका सीक्रेट सामने ला दिया।
तुम्हारी माँ ने तुम्हें नहीं बताया, मेरी स्मेल पकड़ने की एबिलिटी काफी तेज है और मेरी आंखें शेल्फ्स के पीछे छिपी हर चीज देख सकती हैं। कमरे में अचानक घबराहट फैल गई। वो औरत मेरी तरफ मुड़कर चिल्लाई, डेमियन बस करो, कमीने, तुम मेरा पीछा कर रहे थे, अपनी मौत बुला रहे हो। मैंने उसकी धमकी को नजरअंदाज किया और उस लड़के की तरफ देखा। उसका मासूम सा चेहरा उसकी खतरनाक सोच को छिपा नहीं पा रहा था। इतनी कम उम्र में ही तुम इतने खतरनाक बन गए हो, क्या तुम इसे मारने का इरादा रखते हो? वो पीछे हट गई, लेकिन मैंने छिपे हुए कमरे की तरफ इशारा किया। खाना खत्म हो गया तो आओ और अपने बेटे की बनाई हुई चीज देखो। उसका गुस्सा तुरंत गायब हो गया। उसकी जगह डर ने ले ली, क्योंकि अब उसे समझ आ गया था कि मुझे उसके बेटे का छिपाया हुआ सीक्रेट पता चल चुका है। वो मेरे पास खड़ी होकर जम गई। तुम किस मास्टरपीस की बात कर रहे हो? उस लड़के ने अपना सीक्रेट छिपाने की कोशिश छोड़ दी। जब तुम्हें गंदी जगहों में चीजें छिपाना इतना पसंद है तो मैं उस बड़े पत्ते को ही हटा देता हूं। फिर वो अजीब तरीके से बोला, ये कैसी डोमिनेशन है? ये मेरी आर्ट है। इसके बाद वो अपनी मां की तरफ देखकर चिल्लाया, मॉम, मेरी मदद करो इसे मारने में। मैंने उस लड़के की तरफ इशारा करके पूछा, क्या यही वो अच्छा बेटा है जिसे तुमने पाला है? चलो अब पुलिस को भी इसकी आर्ट दिखाते हैं। उसकी मां डरकर पीछे हट गई। नहीं, अपना सारा घमंड छोड़कर उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। डैमियन, प्लीज पुलिस को मत बुलाओ। वो बार बार मेरा नाम लेती रही और मेरा हाथ और कसकर पकड़ती गई। वो किसी भी तरह मुझे अपने बेटे का सच सामने लाने से रोकना चाहती थी। उसकी मां मेरे सामने रास्ता रोककर बोली, मैं इसे मेंटल हॉस्पिटल भेज दूंगी और इसे जिंदगी भर वहीं रखूंगी। उसका बेटा ये सुनकर पीछे हट गया। मॉम, क्या तुम पागल हो गई हो? उस लड़के ने अपनी मां को मेरे सामने घुटनों पर बैठे देखा और उसे समझ ही नहीं आया कि वो ऐसा क्यों कर रही है। तुम इस बेकार आदमी के सामने घुटनों पर क्यों बैठी हो और इसे ग्रैंडपा क्यों कह रही हो? मैंने तुमसे इसे मारने को कहा था। मां ने मेरी स्लीव पकड़कर विनती की, पुलिस को मत बुलाओ, इसे बाहर खुला छोड़ना ठीक नहीं होगा। तुम जो कहोगी मैं सब करूंगी। उसकी आंखों में अभी भी उम्मीद थी कि शायद मैं उसके बेटे को बचाने का एक मौका दे दूं। मैंने उसका हाथ हटाया और कहा, तुम्हें अभी भी लगता है कि इसे बचाया जा सकता है? ठीक है, मैं तुम्हें दिखाता हूं कि तुम आखिर किसकी रक्षा कर रही हो। जैरेड मेरे आगे बढ़ने पर पीछे हटने लगा। दूर रहो, तुम क्या करने वाले हो? मैंने उसकी आंखों में सीधे देखते हुए कहा, जैरेड, मेरी तरफ देखो, नाटक करना बंद करो। अपनी मां को अपने सबसे बड़े काम के बारे में बताओ और ये भी बताओ कि तुम सबसे ज्यादा क्या करना चाहते हो। मेरी बात सुनते ही उसका विरोध धीरे धीरे खत्म होने लगा। अपनी डरी हुई मां के सामने उस लड़के ने सच बोलना शुरू किया। मॉम, उस बिल्डिंग से जिस लड़की को बाहर ले जाया गया था वो असल में मरी नहीं थी। उसने बताया कि उसने उसे बेसमेंट में पाया था जहां वो मदद के लिए रो रही थी। फिर उसने उसे मेडिसिन दी और ऑपरेटिंग टेबल पर रखा। जब वो मुझसे मदद की भीख मांगते हुए रो रही थी तो उसकी आवाज मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। वो बताने लगा कि लड़की का स्ट्रगल उसे और ज्यादा एक्साइटेड करता था, जब तक कि आखिरकार उसकी हरकतें बंद नहीं हो गईं। इसके बाद उसने उसके नाखून एक एक करके निकाल लिए और उन्हें अपने कलेक्शन में संभाल कर रख लिया। अपनी मां की तरफ देखकर वो मुस्कुराया। उन सभी चीजों से मैंने अब तक का सबसे परफेक्ट कलेक्शन बनाया है। उसकी मां डर कर पीछे हट गई। आखिरकार उसे अपने सामने खड़े असली मॉन्स्टर का एहसास हो गया। तुम शैतान हो। फिर मैंने जैरेड को आदेश दिया, अभी बात खत्म नहीं हुई, अपनी मां को बताओ कि तुम अब क्या चाहते हो। वो गुस्से में गुर्राया, डैमियन से बदला। फिर उसने मेरी तरफ घूरते हुए अपनी मां से कहा, इसने मेरा कलेक्शन और मेरी इज्जत बर्बाद की है, इसीलिए मैं इसकी बेटी को बर्बाद कर दूंगा। वेरा की गंदी पिक्चर्स बनाकर ग्रेजुएशन के दिन पूरे स्कूल में फैला दूंगा। वो वेरा की रेप्यूटेशन बर्बाद करने की कसम खाने लगा। फिर अपनी रोती हुई मां पर ही चिल्लाया, तुम क्यों रो रही हो बी? तुम हमेशा बाहर दूसरे मर्दों को फंसाती रहती हो और मेरी बेइज्जती करवाती हो। उसके चेहरे पर पागलपन साफ दिखाई देने लगा और वो अपनी मां की तरफ झपटा। तुम्हें बहुत पहले मर जाना चाहिए था। तुम्हारा गला दबाने के बाद तुम भी मेरे कलेक्शन का हिस्सा बन जाओगी। मैंने उसके हाथ उसकी मां की गर्दन तक पहुंचने से पहले ही पकड़ लिए। वो मेरी पकड़ से निकलने की पूरी कोशिश करता रहा और पागलों की तरह हंसता रहा। फिर वो चिल्लाया, मर जाओ। उसकी मां डर के मारे पीछे गिर गई। मेरी पकड़ में होने के बावजूद वो उसके गले तक पहुंचने की कोशिश करता रहा। आखिरकार उसने मेरी तरफ देखा और चिल्लाया, तुमने देखा? उसने अपनी डरी हुई मां की तरफ इशारा किया और हंसते हुए बोला, देखो कितना शानदार मां बेटे का प्यार और रिश्ता है। फिर उसकी आंखों में अचानक होश लौट आया।
वो मेरी पकड़ से छूटने की कोशिश करते हुए मुझ पर ही आरोप लगाने लगा। होश में आओ, तुमने अपनी मैजिक से सबको कंट्रोल किया है। मैंने गुस्से में कहा, मैं तुम्हारी जान बचाने और तुम्हें मेंटल हॉस्पिटल भेजने वाला था, लेकिन तुमने अपनी ही मां को मारने की कोशिश कर दी। तुम्हारी हर सांस बेकार जा रही है। वो अपनी हालत के लिए मुझे ही जिम्मेदार ठहराने लगा और मेरी पकड़ से निकलने की पूरी ताकत लगा दी। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। फिर वो चिल्लाया, अगर मैं तुम्हें खत्म नहीं कर सकता तो हम दोनों साथ मरेंगे। वो चीखते हुए मेरी तरफ झपटा, लेकिन उसके मुझ तक पहुंचने से पहले ही मैंने उसे रोक दिया। उसका आखिरी हमला सिर्फ यही साबित कर रहा था कि उसके अंदर अब जरा भी पछतावा नहीं बचा था। मैंने अपना फोन निकाला और इमरजेंसी सर्विसेज को कॉल कर दिया। मैं एक मर्डर की रिपोर्ट करना चाहता हूं। फिर मैंने उन्हें बताया कि इस परिवार के विला के नीचे बेसमेंट के एक हिडन कमरे में जरूरी सबूत छिपे हुए हैं। जैरेड को काबू में कर लिया गया था और पुलिस भी रास्ते में थी। अब मैं उस औरत की तरफ मुड़ा। अब भी तुम्हें कुछ समझ नहीं आया? वो अभी भी सामने के पूरे सीन को देख रही थी, लेकिन मैंने उसे रोक दिया। उधर देखते मत रहो। जेल जाना उसके लिए बहुत आसान सजा होगी। क्या तुमने सोचा है कि इसके बाद उसके साथ क्या होना चाहिए? इतना सब कुछ अपनी आंखों के सामने देखकर वो औरत पूरी तरह हिल गई। वो धीमी आवाज में बोली, अब आगे क्या होगा मुझे नहीं पता। डेमियन, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाना। मैंने उसे ध्यान से देखा, इससे पहले कि वो गिर पाती। अब हमारे पास जाने के लिए कोई और जगह नहीं थी, इसलिए उसने मुझे अपने साथ रहने का ऑफर दिया। मेरे साथ चलो, आज रात मैं अच्छी तरह से देखूंगी कि तुम मेरे साथ रहने के लायक हो या नहीं। डर कम होते ही उसका कॉन्फिडेंस वापस आने लगा। मेरे चेहरे पर हल्की मुस्कान आई और मैंने उसका अजीब सा ऑफर स्वीकार कर लिया। तुम बॉस हो, मैं तुम्हारी बात मानूंगा। उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे उस बर्बाद हो चुके घर से बाहर ले जाने लगी, जबकि दूर से पुलिस सायरन की आवाजें लगातार करीब आ रही थीं। तभी मेरे सामने सिस्टम का सेटलमेंट नोटिस आया। सिस्टम ने अनाउंस किया कि कैंपस के उस खतरनाक लड़के वाला पूरा मामला खत्म हो चुका है और मेरा परिवार सुरक्षित है। रिवॉर्ड के तौर पर मुझे 20 मिलियन युआन कैश मिला, जो लीगल तरीके से एक ओवरसीज ट्रस्ट के जरिए मेरे नाम डिपॉजिट किया गया था। अब उस पूरी रकम पर मेरा पूरा कंट्रोल था। सिस्टम ने मुझे 10 फ्रीडम एट्रीब्यूट पॉइंट्स भी दिए, जिन्हें फिजिकल फिटनेस और एक्सप्लोसिव पावर में कन्वर्ट कर दिया गया। मेरी कॉम्बैट रिवॉर्ड थी मास्टर लेवल मार्शल आर्ट्स। इसके साथ मेरी मसल मेमोरी को दोबारा बनाया गया, दुनिया की हर तरह की किलिंग टेक्निक का नॉलेज मिला और मैं बिना हथियार के 100 लोगों से लड़ने की ताकत हासिल कर चुका था। अब मेरे पास 20 मिलियन युआन भी थे और जबरदस्त ताकत भी। मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं थी। मैंने पूरे शहर और अब अपने कंट्रोल में आई हर चीज को देखा। मेरे मन में एक ही बात पूरी तरह साफ हो गई, मेरे पास अब किसी चीज की कमी नहीं थी। खिड़की के पास खड़ी मेरी वाइफ भी मेरी नजरों का पीछा करते हुए पूरे शहर को देख रही थी। उसने कहा, अब से तुम्हें उन बेकार ड्रिंकिंग पार्टीज में जाने की जरूरत नहीं है। वो मेरी रेजिग्नेशन संभालने और मेरे लिए रहने की नई जगह अरेंज करने लगी। तुम्हारी रेजिग्नेशन लेटर कल चली जाएगी। मैं तुम्हारे लिए एक जगह अरेंज कर दूंगी। उसकी पॉजिटिव बातों में किसी तरह की नेगोशिएशन की जगह नहीं थी। तुम मेरे अलावा किसी और से नहीं मिलोगे। एक ओबीडियंट कैनरी की तरह रहना, समझे? मैंने कहा कि मैं उसके साथ डॉग या बर्ड बनकर भी रह सकता हूं, लेकिन उसे याद दिलाया कि मेरा गुस्सा अभी पूरी तरह शांत नहीं हुआ है। हम दोनों के बीच अभी भी टेंशन थी, इसलिए मैंने कहा, वाइफ, मेरा गुस्सा थोड़ा शांत कर दो। वो मुस्कुराई, ये तुम्हारी स्किल पर डिपेंड करता है। उसका जवाब सुनकर जल्द ही मैं संतुष्ट हो गया। नॉट बैड। तभी हमारी बेटी दरवाजे पर आ गई। डैड, आप कल कहाँ थे? अब वापस क्यों आ रहे हो? मैंने एक दोस्त की मदद करने के लिए अर्जेंट काम होने का बहाना बनाया। फिर मैंने अम्यूजमेंट पार्क के बारे में पूछा। वीरा मुस्कुराई, बहुत मजा आया, लेकिन आपके बिना थोड़ा अधूरा लगा। अगली आउटिंग के लिए वीरा ने एक रिक्वेस्ट की। मैं चाहती हूं कि अगली बार पूरा फैमिली साथ बाहर जाए और खूब एंजॉय करे। मैंने अपनी वाइफ को अपने करीब खींचा, उसकी मेहनत की तारीफ की और वीरा की बात से एग्री किया। वीकेंड है, आज कोई हमारे लिए खाना नहीं बनाएगा। बच्चों के सामने मुझे ऐसे बिहेव करते देखकर मेरी वाइफ ने तुरंत मुझे ऑर्डर दिया, हस्बैंड, हाथ धोकर आओ और खाना खाओ। मैंने बिना बहस किए उसकी बात मान ली। फिर मैंने अपनी वाइफ का हाथ पकड़ा। सच कहूं तो तुमने इतने साल मेरे साथ बहुत कुछ सहा है और तुम्हारे पास नए कपड़े भी बहुत कम हैं। चलो आज मैं तुम्हें शॉपिंग कराने ले चलता हूं। मैंने आसपास की शॉप्स की तरफ इशारा किया। जो पसंद आए खरीद लो। मेरी वाइफ ने लग्जरी मॉल की तरफ देखकर कहा, वहां तो हर चीज बहुत महंगी है। फिर उसने अपनी चिंता जताई,
हमारे ऊपर अभी भी घर का लोन है। मैंने मुस्कुराकर कहा, चिंता मत करो वाइफ, अब हमारे पास पैसों की कोई कमी नहीं है। तभी एक दुकान की क्लर्क मेरी वाइफ पर चिल्लाई, हे मुझे मत छुओ मैडम, ये ड्रेस सिल्क ब्लेंड है। अगर आपके हाथ साफ नहीं है और इस पर दाग लग गया तो क्या आप इसका पैसा दे पाएंगी? उसने ड्रेस की तरफ इशारा किया। ये इस सीजन का नया डिजाइन है, एक पीस की कीमत 58,000 युआन है। फिर उसने सरकास्टिक अंदाज में कहा, सॉरी, बस देखना था कि आप मेरे साथ कैसे बात करेंगी, अब सिर्फ देख लीजिए। उसने हमें बाहर जाने का इशारा किया। देखिए, बाहर निकलकर लेफ्ट जाना, वहां यूनिक्लो है, आराम से देख लेना। फिर क्लर्क ने साफ कर दिया, हम मेंबर्स ओनली स्टोर हैं, अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो यहां एसी की ठंडी हवा खाने और मेरा बिजनेस रोकने मत आइए। मेरी वाइफ ने मेरा हाथ खींचते हुए कहा, हनी जाने दो, ये बहुत महंगा है, चलो यहां से चलते हैं। लेकिन मैंने उसे बेइज्जत होकर जाने नहीं दिया। मैंने क्लर्क से कहा, किसने कहा कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते? फिर मैंने उसके कपड़ों को देखकर कहा, तुम्हारे पूरे आउटफिट की कीमत 500 युआन से भी कम होगी और फिर भी तुम इतना एटीट्यूड दिखा रही हो, यहां से बाहर निकलो। वो तुरंत सिक्योरिटी को बुलाने लगी। मुझे मजबूर मत करो, मैं सिक्योरिटी को बुला दूंगी। क्लर्क ने ताना मारते हुए कहा, उस बेकार कार्ड से अपने मैनेजर को बुलाओगी, किसे डराने की कोशिश कर रही हो? मैंने अपना कार्ड उठाया और कहा, मैनेजर, ये 100 मिलियन युआन का ब्लैक गोल्ड कार्ड है। मैनेजर ये सुनते ही भागता हुआ आया और माफी मांगने लगा। सर, आई एम सो सॉरी, मुझे नहीं पता था कि आप यहां हैं। मैंने सामने रखे कपड़ों की तरफ इशारा किया, ये वाला और इस रो में रखा हुआ वो वाला भी। मेरी वाइफ घबराकर बोली, हनी बस करो, इतनी चीजें ऑर्डर मत करो, क्या तुम पागल हो गए हो? वो प्राइसेस देखकर हैरान थी। इसकी कीमत 80,000 युआन है और उसकी 1,20,000 युआन। अगर हम घर भी बेचते तब भी ये सब अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। वेरा हंसते हुए मुझे एनकरेज करने लगी। मॉम, डैड को मत रोको, डैड आप कंटिन्यू करो, आप बहुत कूल हो। मैंने क्लर्क को उसके एटीट्यूड का पछतावा करवाने का फैसला किया। हमें छोटा समझने की गलती मत करना, चिंता मत करो, मैं बहुत अमीर हूँ। फिर मैंने कई कपड़ों की तरफ इशारा किया और कहा, ये मुझे नहीं चाहिए, बाकी सब मेरी वाइफ के साइज में पैक कर दो। ये पूरा ऑर्डर मिलियंस का है और इस क्लर्क को मेरी नजरों से दूर कर दो। मैनेजर ने तुरंत सिर हिलाया। यस, इसे अभी निकाल दिया जाएगा, इसे यहां से बाहर ले जाओ। फिर मैं अपनी वाइफ की तरफ मुड़ा और उससे कहा, हनी मैंने कहा था ना, अब कोई तुम्हें छोटा समझकर बात नहीं करेगा। मेरी वाइफ ने मुझे एक अलग नजर से देखा और टीजिंग अंदाज में बोली, हनी आज तो मुझे तुम्हारा एक नया ही रूप देखने को मिल रहा है। तुम कितने डोमिनेटिंग हो गए हो। तुम्हारा बॉडी तो बिल्कुल फर्नेस की तरह गर्म है। वो उस गर्माहट के करीब आते हुए धीरे से बोलती है, मुझे डर है कि कहीं मैं तुम्हें जला ना दूं, लेकिन मैं तुम्हारी बाहों में खुद को पूरी तरह खो देना चाहती हूँ। मैं मुस्कुराते हुए उसे रिवॉर्ड देता हूँ, आज रात तुम्हें ये नाइट गाउन उतारने की जरूरत नहीं है। मेरी वाइफ का जवाब प्लेफुल और थोड़ा शरारती हो जाता है, लेकिन आपने ही तो इसकी मांग की थी। अभी कुछ देर पहले तो आप काफी फियर्स बन रहे थे ना। फिर उसका कॉन्फिडेंस थोड़ा कम हो जाता है। हनी आई एम सॉरी, थोड़ा धीरे, मुझे डर है कि मैं आपको इस तरह हैंडल नहीं कर पाऊंगी। मेरी वाइफ की शिकायत अब बहुत देर से आती है। अब ऐसा कहने में बहुत देर हो चुकी है हनी, थोड़ा धीरे करना। बाद में मेरी वाइफ मेरे अंदर आए बदलाव को ध्यान से देखने लगती है। हनी तुम हाल ही में बहुत बदल गए हो, वो समझाते हुए कहती है। तुम्हें अब अपने इस नए रूप का तरीका पसंद क्यों नहीं है? मुझे तुम्हारा पहले वाला रूप पसंद था। तुम हमेशा बहुत परेशान और उदास रहते थे, लेकिन अब तुम सिर्फ अपने काम में ही डिसाइसिव नहीं हो गए हो, बल्कि मेरे साथ भी काफी डोमिनेटिंग हो गए हो। अभी कुछ देर पहले मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं तुम्हारी बाहों में पिघल रही हूँ। मैं अपनी वाइफ की तरफ ईमानदारी से देखता हूँ। पहले मैंने अपनी जिम्मेदारियां ठीक से नहीं निभाई और तुम्हें और वेरा को बहुत कुछ सहना पड़ा। मैं उसके दोनों हाथ पकड़कर वादा करता हूँ, अब से जब तक मैं यहाँ हूँ कोई भी तुम्हें या वेरा को परेशान नहीं करेगा। मेरी बातों से मेरी वाइफ को हिम्मत मिलती है। हनी जब तक मैं तुम्हारे मुंह से ये बातें सुनती रहूंगी मुझे किसी चीज का डर नहीं लगेगा। फिर वो वेरा के फ्यूचर की तरफ देखते हुए कहती है, एक बार वेरा का किसी अच्छे यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाए तो हमारे फैमिली की जिंदगी जरूर धीरे धीरे बेहतर होती जाएगी, लेकिन उसकी खुशी जल्द ही चिंता में बदल जाती है। बस एक बात है, तुम अब इतने अच्छे और सक्सेसफुल हो गए हो, मुझे डर लगता है कि बाहर की यंग और ब्यूटीफुल लड़कियां तुम्हें मुझसे दूर ना कर दें। मैं उसकी बात को हंसकर टाल देता हूँ। पागल लड़की, तुम क्या क्या सोचती रहती हो? वो थोड़ी शांत होती है और अपनी एक कंडीशन रखती है। मेरे सीरियस हस्बैंड, बस तुम्हारे दिल में हमेशा ये फैमिली रहे और तुम हमेशा मुझसे और वेरा से प्यार करते रहो, मेरे लिए इतना ही काफी है। देर रात अचानक दरवाजे पर हुई एक आवाज ने सब कुछ बदल दिया। मेरी वाइफ पूछती है, कुछ गड़बड़ है? बॉस वापस आ गया है। मैं तुरंत उसकी तरफ देखता हूँ। कौन सा बॉस? आखिरकार उस क्रिमिनल ने असली खतरा बताया। वो नाइट शेड बार के पीछे का सबसे बड़ा बॉस था, जिसका नाम वेट था और जो पूरे शहर के अंडरग्राउंड बैंक्स को कंट्रोल करता था। वो पूरे 1 साल तक विदेश में छिपा हुआ था और आज ही रात को वापस आया था।
वापस आते ही उसने सारे अकाउंट्स चेक किए और देखा कि कई महीनों से ना तो मैंने उसे प्रॉफिट्स दिए थे और ना ही नई लड़कियों को फैक्ट्री भेजा था। उसे शक हो गया कि किसी ने उसके साथ धोखा किया है। पुरानी बुकिंग लिस्ट देखते समय उसकी नजर वीरा की फोटो पर पड़ी। रिपोर्ट और भी खराब थी। वीरा वही टॉप ग्रेड माल थी जिसके बारे में एलिस ने पहले रिपोर्ट किया था और अब वेड को इसके बारे में पता चल चुका था। जैसे ही वेड को पता चला कि वो लड़की अभी तक उसके पास नहीं पहुंचाई गई है, वो गुस्से से फट पड़ा। इतने समय से इस टॉप ग्रेड माल को मेरे पास इंस्पेक्शन के लिए क्यों नहीं लाया गया? अगर कल रात तक मैंने इसे नहीं देखा तो तुम्हें काटकर कुत्तों को खिला दूंगा। वार्निंग ने तुरंत वीरा को टारगेट के रूप में लॉक कर लिया। मेरी आंखों के सामने वार्निंग लगातार चमकने लगी। मैलिस मैक्सिमम लेवल पर पहुंच गया है। थ्रेट लेवल एसएसएस तक बढ़ गया है और अगले 24 घंटे में वीरा को ऐसा मेंटल डैमेज हो सकता है जिसे ठीक करना मुश्किल होगा। तुरंत एक्शन लेना जरूरी है। उस नाम ने मेरे दिमाग में छिपी हुई पूरी स्टोरी को आखिरकार याद दिला दिया। बाद में वेड ही मेरे पूरे फैमिली की जिंदगी बर्बाद करने वाला था। मेरे शौक की जगह अब ठंडा गुस्सा आ गया और मैं हंस पड़ा। वेड, अब मुझे तुम्हारे बारे में सब याद आ गया। तुम ही ओरिजिनल स्टोरी के वो मॉन्स्टर हो। मुझे स्टोरी का सबसे डार्क चैप्टर साफ साफ याद था। बाद में वेड को वीरा पसंद आ जाती है और वो मर्सिनरीज भेजकर हमारे घर पर हमला करवाता है और जबरदस्ती मेरी बेटी को उठाकर ले जाने की कोशिश करता है। मेरी बेटी के सामने आने वाला ये सबसे खतरनाक फ्यूचर था, लेकिन मेरे अंदर अब पूरी तरह शांति थी। तो इसके पीछे वही है। मैंने खुद को शांत किया। घबराने की जरूरत नहीं है। अगर वो इन्वेस्टिगेशन करना चाहता है तो करने दो।